जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और काफ़ी अच्छा एनालिसिस आज होने वाला है, चूँकि काफ़ी जो नए प्रोग्रेस हुए हैं देश और दुनिया में उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खास करके तालिबान इशू तो हम लोग निश्चित तौर पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। एमएसएमई में भी कुछ नए प्रोग्रेस हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। ये जो न्यूज़ है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसको लेकर के एक मूवी बन रही है जिस मूवी में लीड एक्टिंग प्ले कर रहे हैं आर माधवन। तो थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। ये जो है नंबी नारायण इसरो के वैज्ञानिक थे और ये जो है क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे। वो क्रायोजेनिक इंजन जो रसिया ने हमें देने से मना कर दिया था, अगर वो हमें 1990 के दशक में या उससे पहले मिल जाता तो आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते, राइट। हालांकि अभी भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, चौथा या पांचवा पोजीशन है, चौथा पोजीशन कह सकते हो हमारा विश्व में है। लेकिन अगर उस समय में हमें क्रायोजेनिक इंजन मिल जाता, ईंधन मिल जाता तो काफ़ी हम आगे होते। तो ये उस पर काम कर रहे थे। अब इसको क्या हुआ कि एक पुलिस केस, जो गलत पुलिस केस है, उसमें इसको फंसा दिया गया। और इनको फंसाने के बाद जो है, चूँकि ये बाहर हो गए तो हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना था वो भी अधूरा रह गया। तो अब सीबीआई इसको लेकर के जांच कर रही है आज के समय में कि आखिर इनको जो पुलिस अधिकारी के द्वारा फंसाया गया वो क्यों फंसाया गया। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल साजिश थी, क्या इसमें रसिया की साजिश थी, क्या इसमें अमेरिका की साजिश थी या अन्य देशों की क्या साजिश थी, उसको लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। और मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। अब देखो, टीके का उत्पादन हब और वैश्विक सप्लाई बनने की ओर भारत, एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि विश्व में सबसे अधिक टीका का उत्पादन भारत ही करता है, तो भारत ऑलरेडी टीका का हब है। देखो, अफगानिस्तान में भारत के लिए बढ़ी रणनीतिक चिंता है। क्यों चिंता बढ़ी है? क्योंकि अफगानिस्तान से जो नाटो देश के सैनिक हैं प्लस अफगानिस्तान से जो अमेरिका के सैनिक हैं वो सब अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अफगानिस्तान में ना सिर्फ अमेरिका के सैनिक हैं बल्कि नाटो देश फ्रांस का भी सैनिक है, ब्रिटेन का भी सैनिक है। तो ये अगर मान लो यहाँ से छोड़ के जाएगा तो वो भारत के लिए निश्चित तौर पे चिंता का सबब बनेगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसके 40% क्षेत्र पे लगभग तालिबान का कब्जा है। मान लो ये अफगानिस्तान है, इसका 40% एरिया पे तालिबान का कब्जा है। और तालिबान को कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किया गया था। तालिबान को जो ट्रेनिंग दिया गया था वो ट्रेनिंग देने का काम किया गया था पाकिस्तान में। तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन है, हम आतंकवादी संगठन मानते हैं। 1998 में हमारा जहाज़ उन्होंने हाईजैक कर लिया था, राइट। तो तालिबान के साथ भारत का बहुत पुराना जो है विवाद का मुद्दा है। अगर मान लो अमेरिका छोड़ के चले जाता है तो तालिबान हावी हो जाएगा अफगानिस्तान पे, और तालिबान अगर हावी होगा तो निश्चित तौर पे भारत के लिए खतरे की घंटी बढ़ेगी। तो भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। देखो, पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी जो सीक्रेट सर्विस है, जिसे हम कहते हैं आईएसआई, ने मदरसों में अफगान छात्रों को भड़का के 1990 के दशक में सोवियत सेना के विरुद्ध तालिबान को जन्म दिया। निश्चित तौर पे तालिबान को क्रिएट करने में अमेरिका की भूमिका थी। अमेरिका और सोवियत रूस दोनों का शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका क्या किया कि डायरेक्ट रसिया के साथ युद्ध नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को पैसा दिया, और पाकिस्तान को पैसा दिया तो पाकिस्तान को कहा कि आप जो है आतंकवादी संगठन बनाइए, और वो संगठन बनाइए जो रसिया में जाकर के वहाँ कोई सरकार को अनस्टेबल करने का काम करता है। तो इस दौरान में जो है तालिबान को क्रिएट किया गया था। इसे सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों से पैसा मिलता था। 1994 के आसपास जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान के पटल पे उभरा तो उसने पाकिस्तान की सीमाओं से लगे पश्तूनों के इलाकों में शांति सुरक्षा बहाल करने का वादा किया। उसने सत्ता में आने पे शरिया कानून लागू करने की बात कही तथा भ्रष्टाचार पर भी नकेल करने की बात कही।
तो तालिबान जो आतंकवादी संगठन है वो अफगानिस्तान में सरकार में भी रह चुकी है। 90 के दशक में 1999 ओवर के आसपास वो अफगानिस्तान में सरकार में थी, राइट। देखो अमेरिका का प्रवेश कैसे होता तालिबान में या अफगानिस्तान में। तो 2001 में जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है 11 सितंबर 2001 को, तो वैसी कंडीशन में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तथा अमेरिका सैनिक ने जो है तालिबान को सत्ता से बेदखल किया। तो उस समय में तालिबान का कब्जा था, तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में। तो अमेरिकी सैनिक ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब दिसंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से हामिद करजई को अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। 2004 में अफगानिस्तान का संविधान अस्तित्व में आया। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अफगानिस्तान ने अक्टूबर 2004 को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले राष्ट्रपति चुना और पहले राष्ट्रपति हामिद करजई थे, जो अभी तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अब देखो जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान से सेना की वापसी कर दिया जाएगा, और इसको मूर्त रूप दिया है किसने, तो जो बाइडेन ने कहा है कि 11 सितंबर 2021 जब अमेरिका पे आतंकवादी हमले का 20 वर्ष हो रहा होगा, हम उस दिन जो है अपने सारे सैनिकों को अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लेंगे, अफगानिस्तान से और वापस बुला लेंगे। ना सिर्फ अमेरिका के सैनिक बल्कि नाटो देश के सैनिक को भी वापस बुला लिया जाएगा। अब देखो तालिबान और अमेरिका के बीच में जो है समझौता हुआ, लगातार वार्ताएं चल रही थी। कतर की राजधानी दोहा में समझौता हुआ था मार्च 2020 में। इस समझौते के तहत अमेरिका अगले 14 महीने तक अफगानिस्तान में अपने सभी सैन्य बलों को वापस बुला लेगा। तो मार्च 2020 में समझौता हुआ था कि 14 महीने में हम अपने सैन्य बल को वापस बुला लेंगे। इस समझौते के दौरान भारत समेत दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। तालिबान ने इस समझौते के बदले अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वह अलकायदा और दूसरे विदेशी आतंकवादी समूह के साथ अपने संबंध को समाप्त कर लेगा, राइट। तो एक तरफ ये जो समझौता हुआ है, इस समझौता में अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम जो विड्रॉल कर लेते हैं अफगानिस्तान से, अपने सैनिक वापस बुला लेते हैं। और तालिबान ने क्या कहा, तालिबान ने कहा कि हम दूसरे विदेशी आतंकवादी संगठन से हम डिस्टेंस बनाएंगे, अलकायदा से हम डिस्टेंस बनाएंगे और किसी भी तरह का गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। अब देखो भारत की चिंता क्या, भारत की चिंता है कि भू राजनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में तालिबान के प्रसार से वहां की नवनिर्वाचित सरकार को खतरा होगा। भारत में कई विकास परियोजना प्रभावित होगी। तो भारत ने क्या किया है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का भारत ने इन्वेस्ट किया है। अफगानिस्तान के संसद भवन भारत ने बनाया है, अफगानिस्तान में रोड बना रहा है। और उसका रीजन भी अगर आप देखो तो चाबहार से उसको कनेक्ट करो। मैप नहीं है, मैं तो मैप दिखा देता। भारत क्या कर रहा है कि चाबहार पोर्ट बना रहा है और चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान होते हुए वो कहाँ जाएगा, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान होते हुए वो सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता था भारत। तो ऐसी कंडीशन में अगर भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि तालिबान जो है रुकावट क्रिएट करेगा। याद रखने वाला, तालिबान पे सबसे अधिक प्रभाव है पाकिस्तान का। तालिबान को बनाया था पाकिस्तान ने। निश्चित तौर पे तालिबान को अगर पाकिस्तान ने बनाया था तो तालिबान जो है भारत के अपोजिट ही काम करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर की मदद की है, जहां के संसद भवन, सड़क, बांध काफ़ी कुछ बनाया। सलमा बांध वहां पे काफ़ी फेमस बांध है, वो सब भारत ने बनाया। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो बांध है वो सब देख लेना, कौन कौन सा बांध है, कौन कौन सा कॉरिडोर जो भारत ने अफगानिस्तान में निर्मित किया। अब देखो लेखक का क्या पक्ष है। हालांकि इसमें ये चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन आज से 4 से 5 महीना पहले मैंने इसको डिस्कस किया था। एक एडिटोरियल आया था और उस एडिटोरियल में लेखक का पक्ष था कि भारत को अब क्या करना चाहिए। मान लो अमेरिका विड्रॉल कर लिया अपना सैनिक, तो भारत क्या करेगा। तो भारत को जो है तालिबान के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। तालिबान के साथ एक नया रास्ता बातचीत का खुलना चाहिए। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है, बल्कि हित निहित होते हैं। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है हेनरी किसिंजर का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार थे, उनका फेमस स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना ही परमानेंट दुश्मन होता है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है, परमानेंट इंटरेस्ट निहित होता है। भारत का भी अपना इंटरेस्ट है, निश्चित तौर पर इंटरेस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में कल की डेट में अगर 40% क्षेत्र पे तालिबान तो अभी कब्जा किया हुआ,
कल के डेट में अगर अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाता है या तालिबान की सरकार आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भारत को तालिबान के साथ बातचीत का द्वार खुले रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने तालिबान मुद्दा के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो को निश्चित तौर पे आप लोग लाइक कर दें, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें। देखो, गगनयान मिशन के सहयोग के लिए भारत और फ्रांस ने क्या समझौता है। गगनयान मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम फ्रांस से भी सहयोग ले रहे हैं, रशिया से भी सहयोग ले रहे हैं। 15 अगस्त 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा घोषणा किया गया था कि 2022 तक हम गगनयान मिशन सफल करेंगे, यानी हमारे जो नागरिक हैं वो जाकर के अंतरिक्ष का चक्कर लगा के आएंगे। अब देखो, इसरो ने ये कार्यक्रम के लिए जो आवश्यक क्या क्या तत्व है, इसरो के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। पुनः प्रवेश मिशन दक्षता, यानी अंतरिक्ष में चले गए और अंतरिक्ष के बाद कैसे रिटर्न होइएगा उसके लिए काम किया जा रहा है। क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, यानी ताप जो है काफ़ी ज़्यादा होता है अंतरिक्ष में, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है, तो उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे आप। मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षण दवाइयाँ वगैरह जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें। GSLV मार्क 3 से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले 3 मिशन होगा टोटल। एक मिशन जो होगा वो मेन मिशन होगा जहाँ पे हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री 300 से 400 किलोमीटर के जो दायरे हैं पृथ्वी के ऊपर हैं वो उसकी 1 सप्ताह रोटेशन करके आएंगे, 1 सप्ताह अंतरिक्ष में रख के आएंगे। तो एक मिशन ये होगा। उससे पहले 2 डम्मी मिशन होगा। डम्मी मिशन क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री की जगह हम किसी रोबोट को भेज देंगे कि वो देखेंगे कि रोबोट कैसे जा रहा है, उसके बाद फिर धरती पर कैसे लैंड हो रहा है। तो ये डम्मी मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद हम रियल अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत पुराना चीज़ है ये सब। देखो, ब्रिक्स का समिट भारत में होने वाला, ये याद रख लेना। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार करेगा। G20 की अध्यक्षता भारत 2023 में करेगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसी को लेकर के अभी जो है आतंकी के हाथों इंटरनेट के उपयोग को रोकने के लिए भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। अगर इसमें मान लो कुछ बेहतर आउटपुट निकलता है इस सम्मेलन में, कल या परसों पता चल जाएगा आपको, तो उसको नोट डाउन कर लेना, राइट। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर क्राइसिस को लेकर के हम डिस्कस करते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ खास दिया हुआ नहीं है, लेकिन वाटर क्राइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में निकाला था और उसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक इंडिया के 20 बड़े सिटी, जिसमें दिल्ली है, जिसमें बेंगलोर है, जिसमें चेन्नई है, वहाँ पे भूगर्भ जो है वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर, वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारे लिए वाटर क्राइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए अटल भूजल योजना सरकार लेकर आई थी जिसमें 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। बहरहाल कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। इस बार का अगर आप योजना पढ़ोगे, योजना ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोग को। अगर इस महीने का योजना पढ़ोगे तो योजना का जो पूरा शीर्षक दिया गया है वो वाटर क्राइसिस को लेकर ही दिया गया है। जल जीवन मिशन को लेकर के पूरा योजना समर्पित है इस महीने का। अब देखो, ये जो एडिटोरियल है इसको खुद से पढ़ें आप लोग, फिर कभी मैं इंडिया और USA रिलेशन पे डिस्कस कर दूंगा। इशू सुन लो क्या है। देखो, संयुक्त राष्ट्र का एक कानून है UNCLOS। ये कानून के तहत भारत इसका सिग्नेटरी है। इसके तहत जो है आपकी समुद्री सीमा को 3 भाग में बांटा गया। पहला है तटीय आधार, राइट, प्रादेशिक समुद्र सीमा है जो भारत के लिए है 12 नॉटिकल मील। उसके बाद संलग्न सीमा है जो भारत के लिए है या किसी भी देश के लिए 24 नॉटिकल मील। और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल मील। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील,
संलग्न सीमा जो है वो 24 नॉटिकल मील और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल मील। तो किसी भी देश के इस कानून के तहत अगर आप मान लो किसी देश की 200 नॉटिकल मील यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको उस देश से परमिशन लेना होगा। अमेरिका ने क्या किया है कि भारत का जो मान लो ये है भारत, ये मान लो 200 नॉटिकल मील यहाँ पे आता है, तो अमेरिका ने क्या किया है कि 130 नॉटिकल मील दूर यहाँ से यहाँ पे कुछ अभ्यास कर दिया। यहाँ उनके जो है नौसेना आए और वहाँ पे कुछ उन्होंने अभ्यास किया। भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप आए हैं तो आपको हमसे पहले परमिशन लेना चाहिए था। बाद में अमेरिका ने भी अपनी सफाई दी है और उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ। तो इस रूप में पढ़ सकते हैं। इससे अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा इंडिया यूएस रिलेशन। अब देखो, वसूली गैंग में तब्दील माओवादी की जो पृष्ठभूमि, अगर आप माओवादी के बारे में नहीं जानते हैं, नक्सलवादी के बारे में नहीं जानते कि कैसे उसका शुरुआत हुआ, तो इसको ज़रूर पढ़ें। काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है। नक्सलबाड़ी गांव में कैसे, वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में 1967 में कैसे जो है नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी को लेकर के दिया हुआ है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी उस समय में एक अलग विचारधारा था और आज जो है ये सही में एक वसूली गैंग के तौर पे तब्दील हो गया है। यानी इसका काम है पैसा वसूलना काम है, लोगों की भलाई से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको एक बार देख सकते हैं, विदेशी निवेश बढ़ाने की आस। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स की बात नहीं करूँगा। देश में जिस तरह से आग लग रहे हैं, विदेश में जिस तरह से आग लग रहे हैं, आग लगने का क्या क्या प्राकृतिक कारण है और क्या क्या मानवीय कारण है, दोनों कारण इंपॉर्टेंट है। आग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल मैंने देखा या हमने देखा कि ब्राज़ील में किस तरह से आग लगा। पिछले साल हमने देखा कि इसी तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, भारत में लगातार आग लग रहा है जंगलों में। तो ये जंगल की आग की क्या क्या कारण है और क्या क्या समाधान है, ये आपको जानकारी होना चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से। एमएसएमई की क्षमता का पूरा उपयोग का भरोसा। देखो एमएसएमई के बारे में बेसिक पहले जानो। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस, 3 हो गया। अब माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। स्मॉल क्या हो गया कि 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। और मीडियम क्या हो गया कि 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। लगभग 1 से 1.5 महीने में, आई थिंक अप्रैल में इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज किया गया था और 2 महीने के बाद जो है इसको फिर से चेंज किया गया था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 20 करोड़ है, 20 करोड़ है और ये 100 करोड़ रुपया। याद रखना, माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है वो 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़ को बढ़ा करके आई थिंक 1 जुलाई 2020 से इसको 50 करोड़ कर दिया गया था। तो माइक्रो में क्या है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर इससे कम होना चाहिए। स्मॉल में क्या है कि 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर से कम होना चाहिए। और मीडियम इंटरप्राइजेस 20 की जगह 50 करोड़ कर दिया गया था और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। उसके अलावा एमएसएमई को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कर रही है, हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ रुपये सरकार जो है ऋण देने का काम कर रही है एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर देश की 11 करोड़ जनसंख्या का रोजगार एमएसएमई पे निर्भर है। 6.34 करोड़ जो है एमएसएमई संयंत्र देश भर में काम कर रहे हैं। हमारे देश की जीडीपी का 25% है। निर्यात का 45% एमएसएमई सेक्टर से आता है। चाइना वगैरह की जीडीपी का 60% एमएसएमई से आता है। इसलिए एमएसएमई में सरकार को और काम करने की ज़रूरत है। और सरकार का कहना भी है, 2019 में एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024-25 तक भारत की जीडीपी का 50% भी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। हालांकि इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर बाद में कभी डिस्कस करूँगा। देखो यहाँ भी वही इशू है तालिबान को लेकर के जो हमने डिस्कस किया। अमेरिका विड्रॉल कर रहा है और 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका पूरी तरह से विड्रॉल कर लेगा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, खास करके अमेरिका के संदर्भ में देखोगे, भारत के संदर्भ में देखोगे, ये चीज़ें होती हैं कि
राष्ट्रपति बदलने से, सत्ता बदलने से वहाँ की विदेश नीति कभी परिवर्तित नहीं होती। अमेरिका में जो बाइडन थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो आएंगे तो अफगानिस्तान में जो है अमेरिका के सैनिक रहेगा, राइट, क्योंकि इसकी पहल कौन कर रहे थे, इसकी पहल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति चेंज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी कि अमेरिका का सैनिक को विड्रॉल किया जाए, उस नीति को जो बाइडेन कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये चीज़ भारत में भी देखोगे आप, भारत में भी कांग्रेस के जाने के बाद अगर बीजेपी आएगी तो फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, या बीजेपी के जाने के बाद अगर कांग्रेस आएगी तो फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं कहाँ दिखेगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाती है, सत्ता परिवर्तन होने के साथ वहाँ की फॉरेन पॉलिसी एब्सोल्युटली चेंज हो जाती है। इसको भी एक बार देखना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखना चाहिए। देखो, सोलर झालर फेसिंग के जरिए रोके जाएंगे गजराज के कदम। जिस तरह से हाथी क्या होता है कि ट्रेन का पटरी है और यहाँ से क्रॉस करता है तो बहुत सारे ट्रेन के नीचे दब के मर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए सोलर झालर फेसिंग लगाया गया है। इस तरह का फेसिंग होगा और यहाँ से जैसे ही हाथी क्रॉस करेगा हल्का सा बिजली का झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हल्का सा लगेगा। इसको भी एक बार आप लोग देख लें। अब देखो, मानसून को बिगाड़ रहा है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। जलवायु परिवर्तन क्या है? मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर होता है। लंबे समय तक, किसी भी क्षेत्र का लंबे समय तक जो है औसत मौसम में परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं, राइट। औसत परिवर्तन जो लंबे समय तक होता है, 10 साल 20 साल के अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसको आपको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्ष में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन से मानव जाति पर बड़ा खतरा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे जो इस पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ इस आर्टिकल में कि प्रत्येक 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे मानसून 5% बढ़ जाएगा। अब सोचो, भारत में मानसून अगर 5% बढ़ेगा तो क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होगी। अत्यधिक वर्षा होगी तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा, कृषि प्रभावित होगा, कृषि बर्बाद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, कृषि प्रभावित होगी, खाद्य प्रणाली प्रभावित होगी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, लोग भूखमरी का शिकार होंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद भयावह कंडीशन हो रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो इस आर्टिकल में सचेत किया जा रहा है भारत को। बहरहाल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर कभी डिस्कस करूंगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।